ओके बच्चों, आज के क्लास का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। लाइक वेरिएबल सेपरेबल हमने देखा था। अगर फंक्शन अगर डी वाई बाई डी एक्स सपोज डैट अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लिया था हमने। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब लीनियर फॉर्मेट में हो, लाइक इस तरीके के फॉर्मेट में हो, तो कैसे इसको सॉल्व करें। इसका दो फॉर्म देखा था, ठीक ना। आज की क्लास का मेन टॉपिक है कि अगर आपका लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम दे रखा हो, डैट इज इस समय जितने भी प्रॉब्लम अभी तक देखा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन रहता था, आपको फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अब क्या होगा क्वेश्चन में कि आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू गो ऑन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे फिक्स करेंगे। देखो, इसका ना कोई मतलब फिक्स्ड मेथड नहीं होता है कि हमेशा ऐसे ही करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सोचेंगे आप। जैसे चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द वैल्यून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी। ठीक है। देखो पहले है क्या कि मान लीजिए ये कोई बैलून है, तो ये क्या हो रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। तो बच्चे सरफेस एरिया चेंज हो रहा है कहने का मतलब कि एट टाइम t1 अगर ये हमारा है तो टाइम t2 ये ग्रीन वाला कलर हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, इसका रेडियस जो है वो चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मान लेते हैं टाइम 3 ये इन्फ्लेट होकर के दिस वन हो गया, तो अब क्या हो गया कि एट टाइम t3 इसका रेडियस जो हो गया वो r3 हो गया। रेडियस चेंज होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से देखें तो हमारा r जो है वो वेरिएबल है। नाउ ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल t हो जाएगा। अगर t पर देखें यहाँ पर तो t जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, है ना। इंडिपेंडेंट या टी तो अपना भाई मस्त मौला है, वो अपने चाल से चलता रहेगा। ए फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड वो बेचारा अपना चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेडियस जो है ये डिपेंड करेगा टाइम पे, है ना। जैसे अभी क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया है कि एट टी इक्वल टू 1 इसका रेडियस जो था वो था सॉरी एट टी इक्वल टू 0 रेडियस जो था वो 1 यूनिट था, और एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड इसका रेडियस जो हो गया वो 2 यूनिट हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो रेडियस है वो इस तरीके से वैरी कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम t आर का डेट इज वैल्यू कितना होगा, ये आप बताइए, रिलेशन बताइए टाइम के साथ, है ना। कि यहाँ पर जैसे t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 3 इसका r का वैल्यू जो है वो 2 है। तो r एंड t में आपको रिलेशन बताना है कि r जो है वो किस तरीके से t पर डिपेंडेंट होकर के वैरी कर रहा है। ओके। तो हमारा बेसिकली है क्या कि r जो है वो डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझिए यहाँ से। कोई फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट रेडियस ऑफ बैलून एट टाइम t जो है हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है। एंड लेट s जो है वो सरफेस एरिया है। तो बच्चे देखो, तो सरफेस एरिया अगर हमने एस एज्यूम किया तो एस का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 4πr²। ओके। चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, इस समय इक्वेशन अभी मानने की जरूरत भी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि जो सरफेस एरिया है, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन सरफेस एरिया है ना। चेंजेज कौन सा, सरफेस एरिया जो है चेंजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो इसका मतलब ds अपॉन dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू है टाइम। जो चेंज इन जो सरफेस एरिया हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं ds बाई dt का वैल्यू लिख सकते हैं kt, वेयर के जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
ठीक है, या फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। अब देखो तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए तो s की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4πr² इक्वल टू के टी। देखिए यहाँ पर 4 ऐसा एंड पाई तो कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा, नॉट डिवाइड दैट इज डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8πr/dt। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को बहुत सिखा रखा है, तो अब यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो नाउ 8πr का मतलब हो गया, दिस वन का वैल्यू हो गया kT/dt। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि वेरिएबल, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया राइट। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने यूज कर लिया, तो देखिए तो ये दिस वन के फॉर्मेट में हो गया। अगर आप चाहें तो इसको अभी नहीं, अभी भी रहने दीजिए, के आर डी आर, ठीक है चलो लिख लो, इसकी इक्वेशन 1 मान सकते हो। ठीक है, नाउ अब देखिए तो हमारे पास अननोन वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है, तो हमें k का वैल्यू अब कैलकुलेट करना है। तो नो वी नो डैट, अब देखिए कैसे करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखिए तो ये हो जाएगा 8πr/dr, इसको भी इंटीग्रेट कर लिया, और ये k रहने दिया t/dt, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो ऐसा करोगे, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसी को यहाँ से इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, नाउ गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। नाउ गिवन है एट टाइम, कहाँ है, नाउ गिवन है एट t इक्वल टू 0, r का वैल्यू कितना दे रखा है 1 यूनिट, एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, r का जो वैल्यू है जो है वो 2 यूनिट हो जाता है। ठीक ना, तो देखो तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए तो 8πr/dr था, और ये था kT/dt, t इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा t इक्वल टू 0, क्लियर, t इक्वल टू 0, r का वैल्यू कितना है तो 1 है, t इक्वल टू आपके 3 सेकेंड पे r का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 है। तो अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8πr²/2, 1 से लेकर के 2, और ये हो जाएगा k t²/2, 0 से 3। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 8π, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा 4/2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये वैल्यू था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया k, और ये हो गया 9/2। जब टर्म को कैंसिल आउट कीजिएगा तो देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल, और 3 से आपका ये 3 टाइम कैंसिल, यानी कि k का वैल्यू हो गया 8π/k। समझ में आ रहा है, चाहो तो इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ अगेन we have to find radius of balloon at time t, balloon at time t। तो अब देखो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, देखो तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं क्या, r का वैल्यू जो है वो 1 है एट t इक्वल टू 0, और r का वैल्यू हम लोग दिस वन ही मान लेते हैं एट कितना t इक्वल टू, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं, रहने दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो तो हमारे पास वैल्यू क्या था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं तो ये वैल्यू हमारा था इक्वेशन 1 यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू था 8π, ध्यान दीजिएगा 8πr/dr इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू था kT/dt, यही था ना। देखो तो k का वैल्यू अब लिख सकते हो 8π/3, 8πr/dr, और ये वैल्यू t/dt। अगर चाहो तो कांस्टेंट टर्म है, तो आप चाहो तो यहाँ से ही कैंसिल कर सकते हो, और ये हो जाएगा r/dr इक्वल टू t/dt। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो ये वैल्यू कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल रेडियस जो है वो है 1। ठीक है, एंड एट टाइम t रेडियस हमने क्या जूम किया है r, तो अब ये वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, r/dr जो था और ये
टी डी टी, समझते जाइएगा, ये टी है लिखा है मैंने, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इनिशियल टाइम में ध्यान दीजिए, इनिशियल टाइम में आर का वैल्यू कितना है, तो 1 है। एट टाइम टी आर का रेडियस कितना है, तो आर है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 1 से लेकर आर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, देखो तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बाई 2 और ये हो जाएगा 1 बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा और भरो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और ये वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत परेशानी है तो कह सकते हैं, जो टर्म कैंसिल आउट हो सकता है कर लीजिए, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा सा और आप आगे बढ़ोगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 3, राइट। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, यानी कि आर का वैल्यू हो गया टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस एट टाइम टी। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ये आपका आंसर कहाँ पे है, ध्यान दीजिए, ये है ना क्वेश्चन नंबर 1, बस इसमें 1 पहले लिखा है तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्या है सीन, तो दिस वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कोशिश करता हूँ करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं लेट डी पी बाई डी टी हम लोग मान लेते हैं, या ऐसे बेटर मानो, लेट एनी मोमेंट ऑफ टाइम टी, हम लोग मान लेंगे लेट एनी मोमेंट ऑफ टाइम टी पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग मानेंगे यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज पी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डी पी अपॉन डी टी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू कितने है, 5% पर ईयर के रिस्पेक्ट से वो इंक्रीज़ कर जा रहा है, यानी कि पी का 5%, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको देखें तो p इंटू 5/100 तो 20, यानी कि डी पी अपॉन डी टी का वैल्यू बच्चे देखोगे तो ये हो जाएगा p अपॉन 20। अब देखिए, तो ये अब यहाँ पे देख रहे हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ पर एक वेरिएबल p है, दूसरा t है। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं, तो ये p हो जाएगा और ये 1/20 रहने दीजिए और ये dt हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा dp/p रहने दो और ये हो जाएगा 1/20 भी रहने दीजिए dt। ठीक है, अब देखो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू जिस समय 0 है तो इसका पॉपुलेशन जो है वो p0 है, और एट टाइम t इसका जो पॉपुलेशन हो जाता है वो 2p0 हो जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। तो मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पर लिख देंगे वेयर p0 जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, ओहो पॉपुलेशन है। ठीक है, ठीक है, एंड 2p0 जो है ये पॉपुलेशन, डबल पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t। तो देखिए, तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, तो इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये हो जाएगा ln p, ठीक है, p0 टू 2p0, और ये वैल्यू 1/20 रहने दीजिए और ये हो जाएगा t-0। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पर ये लिख दीजिए अभी किस स्टेप में, t, इस स्टेप में लिखिए t, एक सेकेंड, t 0 से t, और अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं ln 2p0
माइनस एल एन पी नॉट, और ये वैल्यू 1/20 टी माइनस 0, इस स्टेप में लिखे तो ज़्यादा बेटर है ना। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो एल एन ए माइनस एल एन बी का मतलब क्या, एल एन ए बाई बी यानी कि दिस वन, और ये वैल्यू 120 टी। देखिए तो इसको लिख सकते हैं एल एन टू, और ये हो जाएगा 1/20 टी, यानी कि t का वैल्यू हो गया 20 एल एन टू, और इसी को ना समटाइम लिख सकते हो 20 लॉग e विथ बेस 2। तो यही हमारा हो गया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड टाइम। दिस वन जो हो गया हमारा, यही हमारा हो गया, दिस इज़ रिक्वायर्ड टाइम। क्वेश्चन में जो भी पूछ रहे हैं ना, रिक्वायर्ड टाइम। आई होप समझ में आ गया होगा। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 लॉग 2 ईयर्स, ठीक ना, हाँ तो ईयर्स भी लिख ही दीजिए, यहाँ पे ईयर्स भी लिख ही दीजिए। क्लियर है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 कर लेते हैं, ऑल उसी तरीके का है, बट चलो 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, राइट। तो मान लेते हैं एनी मोमेंट ऑफ टाइम, मान लेते हैं लेट एनी मोमेंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है वो मान लेते हैं p, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ तो इसको एक बार पूरा लिख ही देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एग्जाम में आप ये पूरा लिखिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो चेंज इन पॉपुलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन के। तो हमने माना ना कि लेट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t, पॉपुलेशन जो है हमारा p है, तो इसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं kp, वेयर k इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। अब देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हमें ये क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल का यूज करना है। तो ये p इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा k dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dp अपॉन p और ये हो जाएगा k dt। इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ डबल इन द पास्ट 25 ईयर्स, ठीक है, देन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस वन, देन पॉपुलेशन बताना है कि टाइम कितना लगेगा जब उसका पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख हो जाए, ठीक है। प्रेजेंट अगर पॉपुलेशन 1 लाख है तो उसमें कितना टाइम लगेगा जब उसका पॉपुलेशन 5 लाख हो जाए। तो देखो तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख रखा है, population is doubled, है ना, यही है ना, हाँ यस, doubled in 25 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लाइन देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन देखो आप लोग। तो देखो पॉपुलेशन इज डबल इन 25 ईयर्स, तो मान लेते हैं लेट इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो p नॉट है, ठीक है। तो आफ्टर 25 ईयर्स पॉपुलेशन कितना हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन हमारा हो गया 2p नॉट। तो देखो तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए तो इक्वेशन 1 क्या है, dp अपॉन p k dt, यही है ना। तो देखो तो जिस समय इनिशियल टाइम 0 है पॉपुलेशन हमारा p नॉट है, और जिस समय हमारा 25 ईयर्स है टाइमिंग, पॉपुलेशन कितना हो गया 2p नॉट। तो अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा ln p p नॉट टू p नॉट, और ये हो जाएगा kt 0 से 25। सिंप्लीफाई करो आप, तो ये हो जाएगा ln टू p नॉट माइनस ln p नॉट, और ये हो जाएगा k 25 माइनस 0। ये वैल्यू हो जाएगा आपका ln टू p नॉट बाई p नॉट इक्वल टू k इंटू 25। दिस वन कैंसिल, ln 2 इक्वल टू 25k, देयरफॉर k का वैल्यू आपके पास मिल गया है ना, ln 2 अपॉन 25। देखो ln 2 को मैं बार बार कहता हूँ, इसको log 2 विथ बेस e भी लिख सकते हो। चलो इक्वेशन 2 मान के चलो। अब कह रहा है कि लेट, क्वेश्चन में कहाँ गए, कह रहा है ना कि ये पॉपुलेशन जो है
1 लाख टू 5,000 हो जाता है तो आपको 5 लाख हो जाता है तो आपको टाइम बताना है। तो मानते हैं लेट आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन, ओहो, population of city changes from 1 lakh to 5 lakh। ओके, 5 लाख सही है ना, हाँ ठीक है 5 लाख। तो अब देखो तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या था डी पी अपॉन पी था, और ये क्या था के डी टी अपॉन, यही था ना टी के डी टी था, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड टी सिंपली डी टी था, है ना। तो अब देखो तो हम लोग यहाँ से के का वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो तो डी पी अपॉन पी का वैल्यू रहने दो, और के का वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, एल एन 2/25 था, राइट, डी टी। अब रहने दीजिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो मान लेते हैं एट टाइम टी इक्वल टू 0 इसका जो इनिशियल जो पॉपुलेशन है कितना है 1 लाख है, और मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी इसका जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख हो गया। तो अब देखो तो ये क्या होगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल एन पी, राइट, और ये हमारा हो जाएगा कितना 1 लाख टू 5 लाख। ओके, और ये तो रहने ही दीजिए ऐसे ही, एल एन 2/25 रहने दीजिए, और ये हो जाएगा टी कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के कैपिटल टी तक। चलिए अब ये काम कर लीजिए। देखिए तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा एल एन 5 लाख माइनस एल एन 1 लाख, ठीक है, राइट, और ये हो जाएगा एल एन 2/25, और ये देखिएगा बच्चे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस 0। चलिए अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर। तो देखिए तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल एन वही डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट, तो 5 लाख अपॉन 1 लाख, राइट, और दिस वन इज इक्वल टू एल एन 2/25 एंड दिस वन इज टी। आफ्टर डैट ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो एल एन 5 का वैल्यू हो गया एल एन 2/25 इंटू टी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए टी का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू एल एन 5 अपॉन एल एन 2, राइट। अब देखो मैं अब ज़्यादा इसका सॉल्व नहीं करूँगा, बस इतना भी लिख देता हूँ। ऑल्दो क्वेश्चन में ना यहाँ पे वैल्यू दे दिया है तो आप उस वैल्यू का यूज कीजिएगा। टी का वैल्यू हो गया 25, देखो एल एन 5 को ही मैंने बोला था ना कि इसको लॉग ई 5 लिख सकते हो और लॉग ई 2 लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ये वैल्यू हो जाएगा टी 25 और log E5 का मतलब कितना, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1.609, समझ में आ रहा है, और log 2 का वैल्यू 0.6931। इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या कहानी होता है। तो कैलकुलेशन है 25 इंटू 1.609 डिवाइडेड बाई ये है 0.6931, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गया, देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास कितना हो गया अराउंड, तो ये टाइम हमारा हो गया 58.03, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो टी जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना 58 ईयर्स, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, तो इसका आंसर मैच करते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है कितना 58। आई होप समझ में आ गया होगा, ये 58 दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे सिस्टम आप देखोगे तो ये आपको 58 यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये जो चीज़ें हैं 58 दिखा रहा है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कहाँ गए, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कुछ उसी तरीके से है। एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ। ये एक तो पॉपुलेशन वाला आपने देख लिया, एक थोड़ा सा बैक्टीरियल कल्चर पे बेस्ड एक समझा देता हूँ, और मैक्सिमम फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिस्कस कर दूंगा। तो आपसे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश आप करना, ठीक है। नहीं होगा तो आप वीडियो लेक्चर के कमेंट वाले सेक्शन में आप लिख देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। ये जो क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ ना, आर.डी. शर्मा से करा रहा हूँ, ठीक है। न्यू वाले आर.डी. शर्मा में शायद मे भी एक्सरसाइज वगैरह चेंज हो, ये ओल्ड एनसीईआरटी कह रहा हूँ, आर.डी. शर्मा है, तो उसमें 22.11 जो एक्सरसाइज है 11 एक्सरसाइज है उसमें मिल जाएगा आपको।
चलिए अब थोड़ा सा देखिए लीजिए क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं 4 भी डिस्कस कर ही देता हूँ, थोड़ा बैक्टीरियल कल्चर पे है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए इसमें क्या करें, यानी कल्चर द बैक्टीरियल काउंट इज 1 लाख, ठीक है, और क्या द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स, तो हाउ मैनी आवर्स विल टेक टू रीच 2000। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t population of bacterial culture जो हम लोग मान लेते हैं p है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि dp बाई dt यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना है, तो ये हमारा हो जाता है चलिए ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा dp बाई dt, पहले ना इसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ इक्वल टू पहले नहीं लिखता हूँ, इसका लास्ट लाइन पढ़िए क्या कह रहा है, द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, राइट। देखिए इसी टाइप का प्रीवियस एग्जाम्पल भी था, है ना। तो अब बैक्टीरिया का ग्रोथ हो, मैन का पॉपुलेशन ग्रोथ हो, तो वो सब इसी टाइप से बनेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को एक और देख लो। तो क्या कह रहा है आपको ये, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, यानी कि बच्चे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर प्रेजेंट, यानी कि पी के एनी मोमेंट ऑफ टाइम पी ले रहे हो आप, तो ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जब आगे बढ़ोगे तो डी पी बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा, ये डी लिखा है मैंने, के टी, वेयर के जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दोनों में से जो आपको लिखना है लिख लीजिए, ओके। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर से वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। तो डी पी अपॉन एक चीज़ मैंने गलत लिखा बाबू, यहाँ देखो, ये P हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हुआ। चलो तो ये वैल्यू हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा dp अपॉन p k dt दिस वन, इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दीजिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, राइट। समझ में आ रहा है, नंबर जो इंक्रीज कर रहा है 10% इन 2 आवर्स, तो लिखा हुआ है देखिए, सिंस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज्ड बाय, देखिएगा इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, है ना, ये इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। तो हम लोग मानते हैं लेट इनिशियल 100 ही मान सकते हो, बट मैं यहाँ पर पी नॉट मान लेता हूँ, पॉपुलेशन जो है पी नॉट है। तो आफ्टर 2 आवर्स पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस पी नॉट का कितना 10%, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो जब यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 11 पी नॉट अपॉन 10, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो 11 पी नॉट अपॉन 10 हो जाएगा। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, समझते जाइएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिएगा तो ये हमारा क्या था dp अपॉन p, राइट, और ये था k dt। तो देखिए तो एट t इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम हमारा पॉपुलेशन क्या है p नॉट, और एट टाइम कितना 2 आवर्स हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया, तो 11 p नॉट अपॉन 10 है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है यहाँ पे 11 p नॉट अपॉन 10। तो अब चलिए इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा ln p, और ये कितना पी नॉट से लेकर के 11 पी नॉट अपॉन 10, राइट, और ये हो जाएगा k इंटीग्रेशन t 0 से 2, इंटीग्रेट करते हैं इसको फास्टली, तो ये हो जाएगा हमारा ln 11 पी नॉट बाई 10 माइनस ln पी नॉट इक्वल टू, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो 2 - 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त।
तो देखो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ln 11 पी नॉट बाई 10, ध्यान दीजिएगा, और इसको भी डिवीजन में हम लोग कर सकते हैं अपॉन पी नॉट, क्लियर है ना, जब लॉग वाला माइनस में होता है डिवीजन में चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या बचा 2k, और ये कितना बच गया, तो 11 बाई 10 इक्वल टू 2k। तो हमारे पास k का भी वैल्यू मिल गया, देखो ना यहीं पे से लिख देता हूँ मैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 यहाँ आएगा, तो दिस वन, इसको इक्वेशन 2 मान लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो हमारे पास अगेन लेट आफ्टर टाइम कैपिटल टी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इनिशियल काउंट अगर पॉपुलेशन अगर बैक्टीरियल कल्चर 1 लाख है तो ये कितने टाइम के बाद 2 लाख हो जाएगा। तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी बैक्टीरिया काउंट चेंजेस फ्रॉम 1 लाख टू कितना, तो ये 1 लाख से कितना हो जा रहा है, तो 2 लाख हो जा रहा है, राइट, यानी कि एक तरीके से डबल हो जा रहा है। तो देखो तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन क्या था, तो dp अपॉन पी के dt था, राइट, यही था ना। तो अब देखो तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, समझिएगा, तो ये dp अपॉन पी रहने दीजिए, और k का वैल्यू कितना था, तो ये था 11 बाई 10 अपॉन 2 था, राइट, और dt रहने दीजिए। अब देखिए तो एट इनिशियल मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे इसका जो टाइम है इसका जो पॉपुलेशन है 1 लाख है, ठीक है, और आफ्टर टाइम t इसका जो पॉपुलेशन है हम लोग मान के चलते हैं वो 2 लाख हो गया। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू t का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln p, ध्यान दीजिएगा ln p ये वैल्यू हो जाएगा दिस वन से लेकर के 2 लाख, और ये ln 11 बाई 10 बच्चे रहने दो, 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा t कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से कैपिटल T, इंटीग्रेट कीजिए। तो देखो तो ये बहुत बार मैंने डिस्कस कर दिया है, चलो फिर भी देखो तो इसको लिख सकते हैं 2 लाख अपॉन 1 लाख, देखो कई बार मैंने इसको डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख दिया, बहुत बार ये यूज ऑलरेडी हो चुका है। 11 बाई 10 इसको रहने देते हैं, बाई 2 रहने देते हैं, और ये हो जाएगा t माइनस कैपिटल 0। सिंप्लीफाई करो बच्चे, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ln 2 बचेगा, और ये बचेगा ln 11 बाई 10, और ये बचेगा 2, राइट, और ये बचेगा t। तो अब t का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 ln 2 अपॉन ln 11 बाई 10, ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो इसको ये इतना ही ईयर्स लिख सकते हैं, या फिर देख लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे चेंज किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले तो एक बार ये भी देख लो कि क्या ln 11 बाई 10 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू कुछ नहीं दिया है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 2 ln 2 ln 11 बाई 10, अच्छा टाइम आवर्स में दे रखा है तो यहाँ पर ईयर्स मत लिखो बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आवर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए यहाँ पर है ना, 2 log 2, मैंने बोला था कि मैथ्स में अगर यहाँ पर मैं ln 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है log विथ बेस 2 और log 11 बाई 10 विथ बेस e, है ना, मतलब ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो यहाँ भी लिख देते हो आप, तो फाइनली ये आंसर सही हो जाता है। तो आप इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चंस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस और देखिए, और भी क्वेश्चन करा देता हूँ। तो बट अब ये ना क्या कहते हैं, चेंज इन पॉपुलेशन वगैरह पे जो बेस्ड है आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब एक देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो जो थोड़ा सा है, क्वेश्चन नंबर 7 ही फिर पॉपुलेशन वाला पे ही बेस्ड है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली टाइम नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि सिटी का जो पॉपुलेशन है 2 लाख है 1990 में, एंड 2,50,000 हो जाता है इन 2000 में। तो यहाँ पे टाइम क्या लेना है, यानी कि 10 ईयर्स के गैप में इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख से कितना हो जाता है, 2.5 लाख, समझ में आ रहा है ना। और तो पूछ रहा है कि 2010 में पॉपुलेशन क्या होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर दिक्कत है तो चलो मैं एक क्वेश्चन और बता ही देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहाँ गए, यस, तो कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं लेट एनी मोमेंट ऑफ टाइम
नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, ठीक है, हैबिटेंट्स प्रेजेंट हम लोग मान लेते हैं पी। बच्चे एक देखो ना यहाँ पे एक चीज़ और, ओहो एक सेकंड रुकना, यहाँ पर और यहाँ पे टाइम टी लिख लो, ठीक ना, इस तरीके से टाइम टी यानी मोमेंट ऑफ टाइम टी, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू पी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल टू है इनहेबिटेंट प्रेजेंट के, तो एज इट इज़ पहले की तरह ही, तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी पी अपॉन डी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट, ठीक है, पी के। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा के पी हो जाएगा, वेयर के जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दिस वन हो जाएगा। अब देखो तो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हम लोग 7 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज, तो लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ये ऐसे लिख दें, एक सेकेंड रुकना, पहले ना इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से इसको अलग कर लेते हैं। डी पी अपॉन पी लिख सकते हो के डी टी, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा डी पी अपॉन पी इक्वल टू के डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा, बस इसको इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए, फिर आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। गिवन क्या है, एट टी इक्वल टू कितना 1990, समझिएगा एट टी इक्वल टू 1990 हमारा पॉपुलेशन कितना है, 2 दिस वन है ना, इनिशियल पॉपुलेशन हम लोग मानते हैं, पी इनिशियल इसको लिख लें, इसको हम लोग लिख लेते हैं पी इनिशियल कितना है, तो 2 लाख, ओके। एंड एट टी इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 2000, पी फाइनल कितना है, पॉपुलेशन हमारा कितना फाइनल हो गया इनहेबिटेंट का, तो ये हो गया 2,50,000, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए इसी चीज़ को ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए अब हमें जब इंटीग्रेशन लिखना है डी पी अपॉन पी, इसको समझिएगा अच्छे से, और ये है डी टी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1990 यहाँ पर 1990 यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे क्या, हम लोग ये लेकर के चलेंगे कि एट टी इक्वल टू 0, मतलब टाइम हमारा 0 है, तो इनिशियल जब भी बात करेगा ना तो टाइम आपको वहाँ पर 0 लेना है। और क्या हो जा रहा है कि आफ्टर कितना 2000, दैट इज 1990 में पॉपुलेशन दिस वन था, और 2000 में, ठीक है, 2000 जो ईयर्स है इसमें आपका जो है पॉपुलेशन कितना हो गया, तो दिस वन हो गया, यानी कितना 10 ईयर्स में, ठीक है ना, ये ईयर का नेम है, जैसे अभी कितना टाइम चल रहा है 2021 चल रहा है ना, ईयर का जो नेम है उसी तरीके से ये ईयर का नेम दे रखा है। तो 10 ईयर्स में कितना पॉपुलेशन हो जा रहा है, तो पॉपुलेशन इसका हो रहा है दिस वन, क्लियर। तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा एल एन पी दिस वन, और ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये के टी 0 से 10, अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा ये वैल्यू हो जाएगा, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25 दिस वन अपॉन 2 lakhs, राइट, 325, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 0, देखिए तो यहाँ से 0 से 0 जो टर्म कैंसिल हो सकता है कर लीजिए, 40, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर सिंगल एक ही 0 होगा, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको थोड़ा सा सुधारिए, यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, ठीक ना, सिंपली 2 लाख और 2,50,000 है, ये 0 नहीं होगा, तो यानी कि ये वैल्यू कितना होगा दिस वन, ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे। और ये 2 लाख है, दिस वन से देखिए तो ये दिस वन से दिस वन कैंसिल, और 5 से भी कैंसिल करना चाहें तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये वैल्यू हो जाएगा के का वैल्यू, ये 0 है हमारा, तो ये के इंटू 10, यानी कि के का वैल्यू हो गया ln 5/4/10। फ्यूचर में देखेंगे कि इसका कोई कितना और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है और निकालने के लिए नहीं, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अगर यहाँ पर ln 5 ln 4 ये सब वैल्यू दे रखा होता तब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, नहीं दिया है तो एज इट इज़ रहने दीजिए, ओके। एग्जाम में आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। चलो बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कह रहा पॉपुलेशन ऑफ दिस वन दे रखा है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब देखो नाउ वी हैव टू फाइंड पॉपुलेशन इन कितना 2010, है ना। तो अब देखो, तो अब समझना अगेन चाहे यहाँ पर पहले एक लाइन लिखो, लेट पॉपुलेशन इन 2010 इज P। ठीक है, P मान लीजिए, कैपिटल P हम लोग मान के चलते हैं, कैपिटल P, और आपको क्या मान ले, P फाइनल मान ले, फाइनल नहीं मानो इसको, मान लेते हैं M लिख लेते हैं, ठीक है, झंझट ही खत्म करो, M मान लेते हैं। ओके, तो अब देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें तो अगेन हमारे पास वैल्यू था dp अपॉन पी के डी टी दिस वन, और dp अपॉन पी रहने दो अभी, और k का वैल्यू अभी कितना कैलकुलेट किया, तो ये था 5/4 अपॉन 10 dt, यही है ना। तो अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड रुकिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो dp अपॉन p है, ये है ln 5/4/10 dt। देखिए इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, तो हम लोग मान के चलते हैं 0, सॉरी यार, टाइम t इक्वल टू 0, जो 1990 वाला है ना, इसी को हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं। ओके बच्चे, तो ये जो पॉपुलेशन है हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो है हमारा पॉपुलेशन 2 लाख है, ठीक है। और आफ्टर टाइम कितना 2010, तो कितना ईयर हो गया, तो 20 ईयर्स हो गया, समझ में आ रहा है ना। हमें पॉपुलेशन किस में पूछ रहा है, 2010 में, और हमने पॉपुलेशन किसका लिया है, 1990 का लिया, ये वाला पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है ना, ये 1919 का पॉपुलेशन लिया है, तो 2010 में पूछ रहा है पॉपुलेशन कितना है, तो इसका पॉपुलेशन हमने क्या ऊपर एज्यूम किया था, m। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, समझो, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, मान लेते हैं पॉपुलेशन जो है हमारा हो जाएगा m, ठीक है। और ये टाइम का ड्यूरेशन 20 कैसे आया, समझ गया, आ गया। 1990 से हम लोग 2010 ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ईयर का जो गैपिंग हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स का। बस अब कुछ नहीं करना है, बस अब इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए, जो आएगा सो हमारा फाइनल आंसर। तो ये वैल्यू हो जाएगा ln p, ध्यान दीजिएगा, ये है 2 लाख, ओके, और ये पॉपुलेशन हम लोग मान लेते हैं m। तो ln 5/4 बच्चे रहने दो, 10 रहने दो, और dt का इंटीग्रेशन कितना, t 0 से 20। चलो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ln m अपॉन 2 लाख हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, इक्वल टू ln 5/4 रहने दो, 10 रहने दो, और ये 20 हो गया, है ना, 20 माइनस 0 तो 20 हो गया। अब देखो, तो ये वैल्यू हो गया, समझिएगा, ln m अपॉन, ये रहने दीजिए, ये 2 टाइम्स नहीं, तो ये हो जाएगा 2 ln 5/4। अब देखो ये वैल्यू क्या होगा, समझना अच्छे से, जब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने हम लोग जाएंगे, तो देखो, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसको बोर्ड में लिखना मत, समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, कि अगर हमारे पास log x a इक्वल टू n है, ठीक ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, a टू दी पावर n, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसका यूज करते हैं, हमारे पास ये टर्म दे रखा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास ये टर्म दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log e m अपॉन 2 लाख, समझ में आ रहा है, और ये 2 ln 5/4 रहने दो। बच्चे अगर कुछ इसको ही ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही लेते हैं, जब log टर्म वहाँ लिख ही दिया है, तो यहाँ भी अभी क्यों लिखा है थोड़ा सा समझाता हूँ थोड़ी देर में। देखो, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं m अपॉन, समझना, m अपॉन 2 लाख इक्वल टू, देखो तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, समझना, जैसे a टू दी पावर यहाँ पर n हुआ था, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 ln e 5/4, ln नहीं मतलब log e 5/4, देख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो इसको ना एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये क्लास 9th 8th में वगैरह में पढ़ा होगा आपने, ये 2 लाख रहने दीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर log e 5/4, और यहाँ पर 2 क्या होगा, ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और फिर से आपको ये दे देगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसा लिखने से हमें बेनिफिट है,
हो जाएगा। आपके मन में आया होगा कि फिर ऐसा लिखा क्यों जब दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने और बताया था लॉग का कि अगर ई है मतलब ए है और यहाँ भी ए है और एक्स है, ए टू दी पावर, ध्यान देना, अगर ए टू दी पावर ए और यहाँ पर पावर एक्स है, मतलब इस तरीके से है ना, तो ये वैल्यू एक्स हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर बेस और यहाँ पर भी लॉग का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा m का वैल्यू कितना, तो ये हो जाएगा 2 लाख, सही चल रहा है ना, और ये हो जाएगा 25/16। अब जो टर्म कैंसिल आउट करके जो आएगा सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ना कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, क्यों इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना। ये कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16, देखते हैं कितना आता है। तो ये आपके पास m का वैल्यू आ गया 312,500। यही हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। इनहेबिटेंट था ना, तो इनहेबिटेंट लिख देना, समझ में आ रहा है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक बार थोड़ा सा आंसर मैच कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था, यस 7 था, तो आंसर देख लो 7 होना यही चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक यही है, देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये जो है आपका पॉपुलेशन जो है यहाँ पे, ये वैल्यू कितना है 312,500। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। देखो अब थोड़ा सा ना जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले अभी इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, है ना। अभी क्या किया हमने कि पहले इक्वेशन डिराइव किया, जैसे कहाँ गए हम लोग, यही मान के चलो, यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक इक्वेशन डिराइव किया है ना। यहाँ से हम लोगों ने एक इक्वेशन ये वाला, जैसे ये देखो कहाँ गए, रुको एक सेकंड रुकना, मैं बता रहा हूँ, यस दिस वन। यहाँ से क्या हुआ कि हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया, फिर यहाँ से अपना इंटीग्रेशन वगैरह जो करना है हम लोगों ने किया, राइट। अब समटाइम क्या होगा क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा गिवन होगा, ठीक है, लाइक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टाइप से, और उसके बाद जो भी रिलेशन है वो कहेगा फाइंड करने के लिए। तो चलो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं वो उस पर भी बेस्ट करा देता हूँ, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो खुद से करना, और जब डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 से ही स्टार्ट करता हूँ। देखो तो 8 में क्या कह रहा है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है ना, C' जो है इसको मार्जिनल कॉस्ट कहता है, इसको जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कहता है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसको जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कहता है एक, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कहता है, और CX को वो क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन क्या है आपके पास, तो C' का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 + 0.15x, और ये भी कह दिया कि भाई इसका मतलब dc/dt होता है ना, dc/dt क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसको x मान लीजिए। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है 2 + 0.15x, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि आपको टोटल कॉस्ट बताना है, आपको CX का वैल्यू बताना है ना, आपको CX का वैल्यू बताना है क्या है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये CX है, CX है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, x वाला टर्म एक साथ ले आते हैं, तो 2 + 0.15x, और ये हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा CX का 2 + 0.15x से, है ना। समझ में आ रहा है। देखो dcx कहने का मतलब क्या, समझना थोड़ा सा, dcx कहने का मतलब क्या, एक तरीके से वो x का फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना, एक सेकंड रुकना, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे करेक्शन करना है, ध्यान रुकना, एक सेकंड रुको। ये ना यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है ये dx का दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो अब इसको ना यहाँ से रुक जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा dcx, और ये हो जाएगा 2 + 0.15x। समझ में आ रहा है,
इंटू डी एक्स, ये होगा वेरिएबल सेपरेबल, है ना। सी जो होगा वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल, और चाहो तो इसको सिंपली सी भी लिख सकते हो, इसको सिंपली डी सी भी लिख सकते हो। ओके, अब क्या कहता है, इंटीग्रेटिंग नाउ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जब बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा डी सी, और ये हो जाएगा 2 प्लस 0.15x dx, ठीक है। वैसे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो डी सी का इंटीग्रेशन का मतलब सिंपली सी, राइट, और ये हो जाएगा 2x प्लस 0.15 x² बाई 2 और प्लस k, ठीक है ना। तो वेयर k जो है वो एनी arbitrary कांस्टेंट है। बच्चे एक चीज़ और, यहाँ पर c को arbitrary कांस्टेंट मत समझना, बेसिकली क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है ना। तो दिस वन हमारे पास मिल गया, यही हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना हो गया भाई, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन हो गया, या फिर टोटल कॉस्ट, यहाँ पर लिख दो टोटल जनरल कॉस्ट फंक्शन हो गया। तो ये हमारे पास सी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 0.15 x² बाई 2 प्लस k, है ना। नाउ ये c है, ये दिस वन, ये कैपिटल C है ना, ये c फंक्शन में दे रखा है, तो इसको यहाँ पर आगे बढ़ो। अब देख रखा क्या गिवन है, क्या कि क्वेश्चन नंबर हमारा था 8, है ना। गिवन क्या है कि c ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया है, तो c ऑफ 0 का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 100। देयरफॉर तो देखो तो c ऑफ 0 का मतलब ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 0.15 यानी कि 0 का स्क्वायर बाई 2, समझ में आ रहा है ना, प्लस के। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, तो ये आ गया 100 इक्वल टू, ये 1 है बच्चे, ठीक ना, 100 इक्वल टू के। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन c ऑफ x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0.15 x² बाई 2 और k का वैल्यू कितना, तो k का वैल्यू 100। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए बस इन्होंने क्या किया, एलसीएम वगैरह ले लिया है ना, इन्होंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम ले लिया, जस्ट डिवाइड किया है, एलसीएम लेने की जरूरत ही क्या है। सी एक्स का मतलब ये हो गया 2x, और देखो ना 0.15 को जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। ये हो जाएगा x² और प्लस 100, यही आपका फाइनल आंसर। ये सी डैश नहीं है, ध्यान रुक जाइए एक सेकेंड, ये जो है आपका सी है सिंपल, सी डैश एक्स मत समझिएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, कॉस्ट फंक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, है ना। देखो ये LCR सर्किट का इक्वेशन है, अगर फिजिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो ये देखो ये LCR सर्किट का इक्वेशन है ना, यहाँ पे LCR सर्किट का इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अब आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से कीजिएगा जैसे प्रीवियस बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कराए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लैंग्वेज वगैरह आप ना एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो ये क्या है, L di बाई डी टी, है ना, और ये दे रखा है RI इक्वल टू E, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एट इफ E इज द कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट होगा, और इनिशियली नो करंट इज पासेस, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि I का वैल्यू ये होगा। तो देखो तो इस क्वेश्चन के यानी कि इसका सॉल्यूशन बेसिकली हमें फाइंड करना है, राइट। तो आपको याद है मैंने आपको एक मेथड डिस्कस किया था, जस्ट हिंट्स मैं बता रहा हूँ, ये सब ना येलो कलर से जो लिख रहा हूँ इसको बोर्ड में नहीं लिखना है। हिंट्स में क्या है, आपको याद होगा कि dy बाई डी एक्स लीनियर इक्वेशन अगर दे रखा हो, अगर P और यहाँ पर आपके पास दे रखा हो y और यहाँ पर Q दे रखा हो, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होता है, E इंटू पी, यहाँ पर क्या लिखते हैं dx
समझ में आ रहा है ना। dx के आने का मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, समझते जाना। और आगे अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है, ध्यान देना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझना। और ये क्या होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dx प्लस c, एक सेकेंड प्लस यहाँ पर c, आर्बिट्री कांस्टेंट। याद आया कुछ, ये लास्ट क्लास में ये सब कुछ हुआ है। तो बस यही कॉन्सेप्ट का ना हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके तो देखो हमारे पास y क्या था, इस केस में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस केस में i डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। x क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर t इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम लोग देखो इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं, मैं इसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाला स्टेटमेंट समझाने के लिए बस लिखा है, ये जो रेड कलर के बॉक्स में मैंने जो लिखा है ये जो है वो बस समझाने के लिए, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो देखो तो पहले लिखेंगे, गिवन इक्वेशन है, चलो ना फिर से लिख ही देता हूँ। गिवन इक्वेशन कितना है, तो ये है L di बाई डी टी प्लस ये आपके पास है आर आई इक्वल टू ई, है ना, यही है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो IF का वैल्यू हो जाएगा ई आर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। देखो ऊपर किसके फॉर्म में किया था हमने इंटीग्रेशन, यहाँ पर तो dx वाले फॉर्मेट में, राइट। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt, यानी कि वैल्यू क्या हो गया, तो ई आर dt है, तो r तो कांस्टेंट है तो बाहर गया ये dt, और ये वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा आर टी, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। नाउ जनरल सोल्यूशन क्या होता है भाई, तो जनरल सोल्यूशन हमारा अगर देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तो हमारा क्या होता है y कहने का मतलब क्या, जो वैल्यू यहाँ था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है i, यानी कि i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ में आ रहा है, i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग i इंटू आई एफ इक्वल टू, अब क्या, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, P एंड Q है तो Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है E, तो E इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हम लोग E इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो हमारे पास E क्या है, तो ये हो गया E इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट दैट इज इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, यानी कि जो dx है किसका, ये वाला जो वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, हमने यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, यानी कि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा। तो ये है i, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू दी पावर rt, और ये कितना है, तो ये हमारा ये रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो e टू दी पावर rt dt, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ो और इसको इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा i, ध्यान देना, e टू दी पावर i रहने दो, e टू दी पावर rt रहने दो, समझते जाना, ये e बाहर जाएगा, e टू दी पावर rt dt का इंटीग्रेशन होगा, राइट, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चे जब इसको इंटीग्रेट करोगे, समझना ढंग से, तो ये i है, e टू दी पावर rt भी रहने दो, समझना rt भी रहने दो, और ये e हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर rt, ये t है, ठीक ना, rt अपॉन r, और प्लस c भी लिखना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जब और आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन में ये i रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अब हमारे पास c ही अननोन है ना, तो c का वैल्यू निकालना है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखो बच्चे यहाँ पर ना एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है कि हमारे पास एल डी आई बाई डी टी है ना, तो इसको हमें पहले लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई, और ये हो जाएगा ई बाई एल, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आर बाई एल लेना पड़ेगा, आर बाई एल, यहाँ भी आर बाई एल, ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा सुधारो यहाँ पर, यहाँ भी आर बाई एल होगा, यहाँ भी आर बाई एल होगा, और यहाँ भी ई बाई एल, आर बाई एल, ठीक है। यहाँ भी ये जो है एल हो जाएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, समझिए, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा।
क्यों डी, जब यहाँ पे ध्यान देना, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर एल से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गया। ये हमारा है एल, है ना, तो ई बाई एल हो जाएगा, और यहाँ पर आर बाई एल था, यहाँ भी आर बाई एल था, तो यहाँ पर आर बाई एल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी रुक जाना थोड़ा सा, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा रुको, ये वैल्यू हो जाएगा आई इंटू ई टू दी पावर आई इंटू ई टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी, समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू हो जाएगा देखो ई बाई एल इंटू एल बाई आर ई टू दी पावर आर बाई एल टी प्लस सी। बाबू अभी इसको इतना ही रहने दो, फिर आगे बढ़ो। ये है हमारा आई ई टू दी पावर आर बाई एल टी प्लस एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास बचेगा यहाँ पर इक्वल टू ई बाई आर ई टू दी पावर आर बाई एल टी प्लस सी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट एट इनिशियली, यानी कि t इक्वल टू 0 पर I का वैल्यू क्या है, 0 है, समझ में आ रहा है। t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, एट t इक्वल टू 0, ध्यान देना, एट t इक्वल टू 0 क्या करें, इनिशियल कोई करंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट t इक्वल टू 0 करंट का वैल्यू यानी कि I का वैल्यू क्या है, तो 0 है। तो इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फ्रॉम, अभी ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो तो ये 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू ई टू दी पावर आर बाई एल इंटू 0 इक्वल टू ई बाई आर, देखते जाना, ई टू दी पावर आर बाई एल इंटू 0 और प्लस सी। तो देखिए तो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई बाई आर, क्यों, ये ई बाई आर मैंने लिखा है, ठीक ना, ई बाई आर, ये जो वैल्यू है ई बाई आर है, क्यों, क्योंकि आर बाई एल इंटू 0, ये जो वैल्यू है 0 और ई टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, यानी कि दिस वन सी, यानी कि बच्चे देखो सी का वैल्यू कितना आपके पास आ गया, तो सी का वैल्यू आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो सी का वैल्यू आ गया माइनस ई आर, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या था वहाँ पे, तो आई का वैल्यू था, ध्यान देना, हमारे पास वैल्यू था आई इंटू ई टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू था ई बाई आर, समझना, ई बाई आर, यहाँ ध्यान देना, ई बाई आर ई टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी था, और सी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ई बाई आर हो गया। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो यहाँ पर पूरे सिस्टम को दिस वन से डिवाइड कर सकते हो, तो देखो तो ये बचेगा आई और ये बचेगा ई बाई आर, समझते जाना, और यहाँ पर बचेगा ई बाई आर अपॉन ई टू दी पावर आर बाई एल टी, ध्यान दे लेना, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन दिस वन के फॉर्मेट में। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो ये वैल्यू हो जाएगा आई ई बाई आर माइनस ई बाई आर ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी, क्लियर हो रहा है, माइनस के साइन के साथ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो आई का वैल्यू हो जाए, देखो तो ई बाई आर कॉमन ले सकते हो, तो ये वैल्यू बचेगा माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी दिस वन, यही हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही चीज़ प्रूव करना था ना, कि जो हमारा करंट इक्वेशन जो होगा दिस वन होगा। देखिए आर बाई एल टी आ गया, बहुत ज़्यादा है तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब ना कुछ क्वेश्चन कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, कहाँ गया, 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कह रहा है, और इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये पहले भी हो चुका है इसी टाइप पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 11 भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अब इसी तरीके से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 13 कर देता हूँ, 13, 14, 15 ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि
गिवन है टेंजेंट एट पॉइंट x, y इज माइनस एक्स वाई। तो आपको पता है देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो होता है, बहुत आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, टेंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि dy बाई जो dx होता है वो जनरल वैल्यू ऑफ यानी कि जनरल स्लोप देता है ना, स्लोप यही चीज़ हो गया स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस एक्स वाई दे दिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन के पूछ रहा है, और ये कर्व जो है क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ठीक से पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा कम, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप। 13 में क्या कह रहा है कि कर्व जो है वो 3, -4 से भी क्रॉस कर रहा है। तो पहले तो यहाँ से हम लोग जनरल कर्व निकाल लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ कर्व। तो क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करना होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल से यहाँ पर यूज करते हैं, ये माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखिए ये इंटीग्रेशन हो जाएगा y dy इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक ना। तो बोथ साइड अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए क्या वैल्यू होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन तो सही लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वेयर सी क्या दे रखा है, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। गिवन है, ठीक है, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिएगा। गिवन है सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू 3, -4, कर्व इज पासिंग थ्रू 3, -4, 3, -4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर बाई, समझ में आ रहा है ना, माइनस एक्स की जगह 3 रखा सी। अब बस इसी को बच्चे सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 16/2, सही चल रहा है ना, यस। और ये वैल्यू आपका हो जाएगा -9/2 प्लस सी। थोड़ा सा और आगे बढ़ो बच्चे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 16 और ये 9 इधर आएगा तो 25/2 इक्वल टू सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपके ये सी का वैल्यू मिल गया है। तो वहाँ पे वैल्यू क्या था, तो ये था आपका वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू था माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ में आ रहा है ना, प्लस सी, सी की जगह क्या लिख देंगे 25/2। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो देखो ये इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये 2 है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 25/2। तो देखो 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, अगर चाहो भी तो एलसीएम वगैरह सब लेने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 25/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस वन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो इसी तरीके से इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो आएगा सो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरीके से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का थोड़ा सा हिंट्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कर्व का इक्वेशन दे दिया है, 14 है ये, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह ले आते हैं, तो ये इक्वल टू का साइन है बच्चे। तो देखो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको ना एक काम करो y वाले को एक साथ लाओ, तो y माइनस, देखो ये y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये इस साइड जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा x डी एक्स, एक सेकंड रुकना बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स और ये भी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू y माइनस वाई स्क्वायर रहने दो और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करो, तो देखो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अब सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
अब यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा dy। देखो तो यहाँ पर कॉमन मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, वन माइनस वाई लिख सकते हैं ना ऐसा, तो दिस वन कर लिया। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करो, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स प्लस वन। थोड़ा सा एक ही बार करेंगे, रुक जाना। देखो तो यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख ही देता हूँ ना, रुक जाना। वन माइनस, ऐसा कर लें, y लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं वन माइनस वाई, तो वन माइनस वाई से वन माइनस वाई कैंसिल, ठीक है। तो दिस वन से इसको सेपरेशन हमने कर लिया, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से करके देखना, ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो जिसको पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर नहीं है वहाँ पर जाकर वो टॉपिक देख लेंगे। तो देखो अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस वन, देखते जाना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ln y, ये वैल्यू हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा सब लोग, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस ln वन माइनस वाई प्लस, ठीक है। तो ऐसा करो ना, यहाँ पर हम लोग, मैंने बताया था कि सब जब पूरे सिस्टम लॉग के ही फॉर्मेट में हो तो वेरिएबल जो है ना, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, बेसिकली वेरिएबल कहना सही नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो है उसको भी लॉग के ही फॉर्मेट में मानो, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ln के वेयर के जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चे, तो ये हो जाएगा ln, देखो ये हो जाएगा ln x प्लस वन रहने दो, और ये हो जाएगा ln y वन माइनस वाई, और ये वैल्यू ध्यान दो ये k है तो इसको k को यहीं पे मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको मैं k से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब देखो बोथ साइड लॉग है तो लॉग दोनों में इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस वन इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई के, लॉग दोनों साइड लॉग लगा हुआ है ना, तो यानी कि बेस लॉग का जो नंबर है दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो दिस वन, यही आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, इसको इक्वेशन वन मान करके छोड़ दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंस कर्व पासेस थ्रू किससे, 2,2, यानी कि ये कर्व इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन, ध्यान देना x की जगह 2 प्लस वन और y की जगह 2, 1 माइनस 2 और k वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 1k, यानी कि k का वैल्यू हो गया माइनस 3/2। समझ में आ रहा है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वन था और यहाँ था 1 माइनस वाई, समझ में आ रहा है ना, और k का वैल्यू इंटू माइनस 3/2। तो बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो अब देख लेते हैं इसी के फॉर्मेट में आंसर है या इसको और भी सिंप्लीफाई किया, नहीं तो इसको ऐसा लिख लो ना बच्चे, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस 3y। बहुत ज़्यादा करना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन इंटू वन माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन माइनस वाई, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x माइनस 2xy प्लस 2 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा, और ये प्लस y हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन इसी तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा फिर से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक बार देख ही लेते हैं आंसर मैच किया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 था, तो 14 का एक बार आंसर देख लेते हैं कैसा है। 14 देख लीजिए, है ना, माइनस 2xy लिखा है, हाँ बस वही है इस पूरे सिस्टम। हाँ प्लस एक चीज़ और बच्चे, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 लिख लीजिएगा, है ना, और प्लस y हो जाएगा। हाँ बाकी सब सही है। उन्होंने क्या किया, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी आंसर सही है। अदरवाइज इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, जो बुक में आंसर दिया है ना। तो हमें इतना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चे, इतना भी सही है, एग्जाम में लिखोगे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज इतना ही मैं रहने देता हूँ, ओके। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर बुक है तो आप बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये है 1 से लेकर 34 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट जहाँ तक दिख रहा है 24 से 34 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। 25 से 34 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 24, ये 15 से 24 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। और 25 हो गया। अब ये देख लो 14 से लेकर के 7 से 14 तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट देकर के क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बोल सकते हैं। और ये है आपका 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे का स्क्रीनशॉट ले लो और इसके क्वेश्चंस करना। कल भी आपका क्लास होगा और कल मैं वेक्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है करना, डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, उसका सोल्यूशन मैं अलग से डाल दूंगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ।